नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर है आज आप सबके बीच जो है डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और सेशन की शुरुआत से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों तक भी शेयर करें। चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारत की यात्रा पर आने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष जो है फिलेमोन यांग का संबंध जो है तुर्की से है। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जो है 1953 से 1954 में 8वीं महासभा की अध्यक्ष थीं। तो कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो है ये तुर्की से संबंधित नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर हमारा 2 है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। चलिए इसकी व्याख्या को देखें। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष फिलेमोन यांग 4 से 7 फरवरी 2025 तक भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर थे। 24 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के बाद यह जो है फिलेमोन यांग की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा थी। ये डीडी न्यूज़ की खबर है और वहाँ से हमने इसे पिक किया है। चलिए वह जो है सितंबर 2024 से सितंबर 2025 तक संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने से पहले जो है फिलेमोन यांग जो है दक्षिणी अफ्रीकी देश कैमरून के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो कहाँ के प्रधानमंत्री थे? कैमरून के प्रधानमंत्री थे। फिलेमोन यांग की भारत यात्रा की मुख्य बिंदु की बात करें तो फिलेमोन यांग ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के रिक्वेस्ट पर जो है भारत आए थे। उन्होंने पहले नई दिल्ली और फिर बेंगलुरु का दौरा किया। सबसे पहले जो है बेंगलुरु यात्रा के दौरान उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान परिसर और सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के मुख्यालय का दौरा किया। उसके पश्चात वो दिल्ली गए। नई दिल्ली में जाकर के उन्होंने 6 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। फिलेमोन यांग के साथ अपनी बैठक के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्तमान वैश्विक वास्तविकताओं के आधार पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि भारत जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो है स्थायी सदस्य बनना चाहता है, क्योंकि जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जितने भी स्थायी अध्यक्ष हैं उन सदस्य हैं उनके पास एक विशेष पावर है जिसे वीटो पावर कहते हैं। यानी कोई भी निर्णय जो है बहुमत से लिया जा रहा हो, उसके पक्ष में चाहे कितने भी देश हो, अगर इन पांचों कंट्रियों में से जो है किसी एक ने भी वीटो पावर वीटो कर दिया तो वो वहाँ पर उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाता है। तो इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, जैसे कि रूस, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। फिलेमोन यांग ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात की और संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे और वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। प्रत्येक वर्ष जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा अपने अध्यक्ष का चुनाव करता है। केवल एक भारतीय जो थी श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित को महासभा के अध्यक्षा के रूप में चुना गया है। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित 1953 से 1954 में 8वीं महासभा की अध्यक्ष थीं। वह इस पद के लिए चुनी जाने वाली पहली और अब तक की एकमात्र महिला भारतीय हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो हाल ही में रूस के पावर ग्रिड के बाल्टिक देशों ने अपनी बिजली प्रणाली को अलग किया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो सही है। कीव के 3 कट्टर समर्थकों ने 2022 में मॉस्को के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से बिजली की खरीद बंद कर दी थी। तो पूछ क्या रहा है, कौन से कथन गलत नहीं है, यानी सही कथन का पूछ रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं, ये भी ऑप्शन सही हैं। अब जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पहले जो है जिसे आज हम वर्तमान में रूस के नाम से जानते हैं, पहले वो कभी यूएसएसआर हुआ करता था। ठीक है, लेकिन अब यूएसएसआर का गठन जो है 1922 के लगभग हुआ था। वहाँ पर बोल्शेविक क्रांति हुई थी और जो है राजशाही को उखाड़ फेंका गया था। तब से समाजवादी व्यवस्था थी और 1991 आते आते वहाँ की जो है अर्थव्यवस्था चरमराई
स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना जो है वहाँ कमज़ोर हुई। तब जा कर के 1951 में इसका विघटन होता है और बहुत सारे कंट्री जो है रूस से अलग हो जाते हैं। तो ये बाल्टिक देश जो है वही यूएसएसआर के विघटन से ही बने हुए हैं, अलग हुए हैं और बाल्टिक सागर के समीप ये अवस्थित हैं, इसलिए जो है इनका नाम जो है बाल्टिक देश पड़ा हुआ है। इन्हें संयुक्त रूप से बाल्टिक देश कह देते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द है पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड क्या होता है? पावर ग्रिड जो है विद्युत ट्रांसमिशन का यानी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का एक सिस्टम है। जैसे सपोज यहाँ पर कोई पावर हाउस है, यहाँ पर विद्युत का उत्पादन हो रहा है, तो इसके बाद जो है यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा के वोल्टेज को स्टेप अप किया जाता है। स्टेप अप करने के बाद जो है बिजली जो है हमारे घरों में आने से पहले जो है ग्रिड के थ्रू जो है बहुत दूर से ट्रांसमिट होती है। क्योंकि हर घर के पास तो पावर हाउस लगता नहीं है, तो ये बड़े बड़े जो टावर देखते हैं आप, तो ये टावर की मदद से जो है बिजली ट्रांसमिट होती है। बहुत दूर तक आने के बाद जो है फिर से जो है पावर हाउस में आती है और वहाँ पर जो है वोल्टेज को स्टेप डाउन किया जाता है और स्टेप डाउन करने के बाद आपके घरों में सप्लाई कर दी जाती है। ठीक है, ज़रूरत के अनुसार सिंगल फेज और 3 फेज की सप्लाई की जाती है। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसी को ग्रिड सिस्टम बोलते हैं, जनरेशन से और ये ट्रांसमिशन तक का जो है ये सिस्टम पूरा ग्रिड सिस्टम कहलाता है। तो उसी से जो है बाल्टिक देश अभी अलग हुए हैं। चलिए इसकी व्याख्या को देखें। तो बाल्टिक राष्ट्र यूरोपीय पावर ग्रिड पर स्विच कर रहे हैं, जिससे रूस से संबंध समाप्त हो रहे हैं। वर्तमान घटनाक्रम की बात करें तो 3 बाल्टिक देशों ने रूस के पावर ग्रिड से अपनी बिजली प्रणाली को काट दिया है। क्षेत्र के ऑपरेटरों ने कहा कि यह उन देशों को यूरोपीय संघ के साथ अधिक निकटता से जोड़ने और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई योजना का हिस्सा है। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ये तीनों जो है बाल्टिक कंट्री हैं। तो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ये तीनों बाल्टिक कंट्री हैं, यानी ये तीनों जो है यूपीएस यानी आईपीएस या यूपीएस कह लीजिए संयुक्त नेटवर्क से अलग हो गए हैं और अंतिम समय के परीक्षणों के अधीन जो है इस बीच अपने आप काम करने के बाद वे यूरोपीय संघ के ग्रिड के साथ समन्वित हो जाएंगे। बाल्टिक देशों को जो है अपने पूर्व सोवियत साम्राज्यवादी अधिपति के तंत्र से अलग करने की योजना है, जिस पर दशकों से बहस चल रही थी। 2014 में मॉस्को द्वारा क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद और अधिक जोर पकड़ गई है। यह ग्रिड 3 देशों के लिए रूस से जुड़ने का अंतिम बचा संपर्क था, जो 1990 के दशक में प्रारंभ में सोवियत संघ के पतन के बाद स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरे थे तथा 2004 में यूरोपीय संघ और नाटो में शामिल हो गए थे। तो 2004 में ये यूरोपीय संघ और नाटो में भी शामिल हो गए। कीव के 3 कट्टर समर्थकों ने 2022 में मॉस्को के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूस से बिजली की खरीद बंद कर दी थी, लेकिन आउटेज से बचने के लिए आवृत्तियों को नियंत्रित करने और नेटवर्क को स्थिर करने के लिए रूसी ग्रिड पर भरोसा किया है। बाल्टिक सागर क्षेत्र में बिजली केबल जो है दूरसंचार संपर्क और बाल्टिक और स्वीडन या फिनलैंड के बीच गैस पाइपलाइन में रुकावट के बाद हाई अलर्ट जारी है। माना जाता है कि ये सभी घटनाएं यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद समुद्र तल पर लंगर खींच रहे जहाज़ों के कारण हुई थी। रूस ने किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है। रूस के लिए इस वियोजन का अर्थ है कि उसका किलिनिनग्राद एक्सलेव जो लिथुआनिया, पोलैंड और बाल्टिक सागर के बीच स्थित है, रूस के मुख्य ग्रिड से कट जाएगा, जिससे उसे अकेले ही अपनी विद्युत प्रणाली को बनाए रखना पड़ेगा। तो किलिनिनग्राद जो है ये कहाँ पर अवस्थित है? पोलैंड के पास है और रूस का हिस्सा है। बाल्टिक देशों ने तैयारी के लिए ग्रिड को उन्नत करने हेतु 2018 से लगभग 1.8 बिलियन यूरो यानी 1.66 बिलियन डॉलर खर्च किए, जबकि मॉस्को ने 100 बिलियन रूबल, तो मॉस्को की करेंसी क्या है? रूबल है, 1 बिलियन डॉलर जो है खर्च किए, जिसमें
वोल्गोग्राद में कई गैस चालित बिजली संयंत्रों का निर्माण भी शामिल है। अब ये बाल्टिक देश की अवस्थिति देख लीजिए। तो बाल्टिक देश जो है, ये रसिया देख रहे होंगे आप, ठीक है, और यहाँ पर बेलारूस देख रहे होंगे, यहाँ पोलैंड देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये है लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, ये तीनों देश जो हैं बाल्टिक कंट्री हैं। और यहाँ पर ये बाल्टिक सी से इनकी सीमाएं साझा हो रही है। यहाँ उत्तर में इसके फिनलैंड है, गल्फ ऑफ फिनलैंड जो है फिनलैंड और एस्टोनिया को अलग करता है, ठीक है। बाल्टिक देश जो है, बाल्टिक देशों में यूरोप का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र और बाल्टिक सागर के पूर्व किनारे पर स्थित देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया शामिल हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें। हाल ही में केंद्र सरकार ने ई नाम प्लेटफार्म पर कौन सा फल शामिल किया है? तो ई नाम प्लेटफार्म जो है इलेक्ट्रॉनिक्स नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेटफार्म है। तो यहाँ पर कृषि उत्पाद जो है बेचे जाते हैं डिजिटल रूप में, ठीक है। और ये लाया क्यों गया था? जो हमारे किसान भाई हैं उनकी आमदनी को सुनिश्चित किया जा सके, उनको फसल का उचित कीमत मिल सके, लाभकारी मूल्य मिल सके, इसलिए जो है ये प्लेटफॉर्म लाया गया था। होता क्या था कि जैसे कोई भी किसान है और वो क्षेत्रीय स्तर पर अगर कोई उत्पादन कर रहा है और उसे अन्य राज्य के बारे में पता नहीं है कि वहाँ पर क्या मंडी का भाव है, तो वो क्या करता था, स्थानीय स्तर पर भी ही फसल को अपने बेच देता था। इसलिए उसको जो है इस लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता था। लेकिन इस प्लेटफार्म के जरिए जो है क्या है कि वो जितने भी इसमें मंडी जुड़े हुए हैं वहाँ का वैल्यू देख लेता है, कितना रुपए इस समय वहाँ पर भाव है, तो वो ले जाता है और वहाँ पर बेच देता है। तो अभी जो है इनाम प्लेटफार्म पर कौन सा फल शामिल किया गया है? तो ड्रैगन फ्रूट शामिल किया गया है। इसके साथ ही साथ 9 अतिरिक्त खाद्य उत्पाद भी शामिल किए गए हैं। चलिए इसकी व्याख्या को देखें। तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम के दायरे का विस्तार करते हुए 10 नई कृषि वस्तुओं को व्यापार के लिए जोड़ा है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बाजार के दायरे का विस्तार करते हुए जो है इस समावेशन के साथ जो है ई नाम प्लेटफार्म पर कुल 231 वस्तुएं को सूचीबद्ध किया है। तो 231 वस्तुएं कुल मिलाकर के हो गई हैं। अब इन नाम में जोड़ी गई 10 नई वस्तुएं कौन कौन सी हैं? तो ये सूखी तुलसी पत्तियां हैं, बेसन है यानी चना का आटा, बेबी कॉर्न है, ड्रैगन फ्रूट है, ये फल के रूप में है, गेहूं का आटा, चना सत्तू, भुने चने का आटा, सिंघाड़ा आटा, हींग, सूखी मेथी की पत्तियां और सिंघाड़ा, ये सब इनाम पोर्टल में सूचीबद्ध की गई हैं। कुल मिलाकर के 231 लिस्ट हैं इनाम पर। चलिए इसमें चना सत्तू, सिंघाड़ा आटा, हींग और सूखी मेथी पत्तियां द्वितीयक व्यापार सेकेंडरी ट्रेड श्रेणी में आती हैं। इसके शामिल होने से किसान उत्पादक संगठनों ईपीएफओज को अपने प्रसंस्कृत और मूल्यवर्धित उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध होगा। अब यहाँ पर देखिए द्वितीयक व्यापार क्या है। जैसे एक किसान है, उसने क्या किया कि सपोज इसने चना उगाया, तो जब ये पहली बार किसी व्यापारी को बेचता है तो यहाँ पर प्राथमिक व्यापार हो गया। अब इस व्यापारी ने क्या किया, इस चने को भुनवाया और भुनवा करके इसे सत्तू में कन्वर्ट करवा दिया, सत्तू बनवा दिया। अब फिर जब ये किसी उपभोक्ता को बेचता है तो क्या होता है, यहाँ पर द्वितीयक व्यापार कहलाता है। तो सेकेंडरी ट्रेड श्रेणी में आते हैं। इसके शामिल होने से किसान उत्पादक संगठनों को अपने प्रसंस्कृत और मूल्यवर्धित उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध होगा। अब ये देखिए प्रसंस्कृत और मूल्यवर्धित उत्पाद क्या होते हैं। प्रसंस्कृत का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं प्रोसेसिंग। जैसे चना लिया, अब उसे भून करके सत्तू बनाया, तो क्या हुआ, यहाँ पर प्रोसेस किया ना, ठीक है। और मूल्यवर्धित, जब मान लीजिए चना हमने 90 रुपये के जी लिया और इसे सत्तू बना करके हम 150 रुपये के जी बेच रहे हैं, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर मूल्य बढ़ गया। तो ये मूल्यवर्धित उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई नाम का विस्तार की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो ई नाम एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जिसका शुभारंभ 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। अब 14 अप्रैल को एक
महान विभूति का जन्मदिन भी है उस दिन, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है। तो आप इससे रिलेट करके आप याद रख सकते हैं कि हाँ 14 अप्रैल के दिन जो है ई नाम पोर्टल का शुभारंभ किया गया था 2016 में। यह एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है जिसने अनुमत कृषि वस्तुओं के लिए एक राष्ट्रीय बाजार प्रदान करता है। नई वस्तुओं को जोड़ने का उद्देश्य है किसानों के लिए बाजार के अवसरों का विस्तार, ताकि अधिक उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री हो सके। पारदर्शिता और कुशल मूल्य निर्धारण प्रणाली को सुनिश्चित करना इसका भी मुख्य उद्देश्य है। अभी एक न्यूज़ देखा होगा आप लोगों ने, तो चंडीगढ़ के एफसीआई से 500 टन जो है गेहूं एंड चावल जो है भारत ब्रांड वाले रिलीज हो गए और जहां जाने थे उसे मिला ही नहीं। तो ये क्या है, यहाँ पर पारदर्शिता तो है नहीं, भ्रष्टाचार में है, भ्रष्टाचार दिख रहा है। अभी करप्शन परसेप्शन ऑफ इंडेक्स आया था, तो उसमें जो है भारत का स्थान जो है 96 था, तो 180 देशों में, अभी कल ही के क्लास में हमने बताया। तो यहाँ पर पारदर्शिता बढ़ाना है और कुशल मूल्य निर्धारण प्रणाली को सुनिश्चित करना है। एफपीओज और छोटे उत्पादों को मूल्यवर्धित उत्पादों की बिक्री में सहयोग देना है। सरकार ने यह कदम हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद उठाया है, ताकि किसानों को बेहतर बाजार पहुंच और मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। किसानों को इससे क्या लाभ होगा, तो विपणन और निरीक्षण निदेशालय ने इन वस्तुओं के लिए व्यापार योग्य मापदंड जो है निर्धारित किए हैं, जिससे किसानों को गुणवत्ता आधारित उचित मूल्य मिल सकेगा। इस पहल के माध्यम से स्थानीय मंडियों से बाहर भी बिक्री का अवसर मिलेगा, जिससे कि किसानों का बाजार दायरा बढ़ेगा। पारदर्शी मूल्य खोज जो है ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी के माध्यम से बेहतर आय सुनिश्चित होगी। बेबी कॉर्न और ड्रैगन फ्रूट जैसे उच्च मूल्य वाले फसलों के उत्पादन और व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत काम करने वाला लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ इस प्लेटफॉर्म का प्रबंधन करता है, यानी ई नाम का प्रबंधन करता है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। इसके अंतर्गत कौन करता है, लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ करता है ई नाम का। इससे इसकी सुचारू कार्य प्रणाली और नीति क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सकेगी। चलिए अगला प्रश्न देखें। हाल ही में यूएसए की वैश्विक लीड ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन के नेतृत्व ग्रीन बिल्डिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को जो है तीसरा स्थान मिला है। तो चलिए तीसरा स्थान मिला है। चलिए इसकी व्याख्या को देखें। तो भारत ने एक बार फिर जो है यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल किया है, जिसमें दुनिया के सबसे अधिक लीड प्रमाणित ग्रीन बिल्डिंग वाले देश और क्षेत्र शामिल है। भारत में 2024 में 370 परियोजनाओं को लीड प्रमाणन मिला, जो 8.50 मिलियन वर्ग मीटर क्षेत्र को कवर करता है। यह उपलब्धि टिकाऊ निर्माण और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत की लीड प्रमाणन में प्रगति हुई है। 2024 में भारत ने पिछले वर्षों की तुलना में लीड प्रमाणित परियोजनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। व्यावसायिक, आवासीय और औद्योगिक इमारतों में हरे निर्माण की प्रवृत्ति बढ़ी है, जो पर्यावरण अनुकूल बुनियादी ढांचे और जलवायु सचेत शहरी नियोजन को दर्शाती है। लीड की बात करें तो लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिजाइन एक वैश्विक मानक है, जो ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण और कार्बन फुटप्रिंट में कमी जैसे पहलुओं को मापता है। वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति की बात करें तो 2024 की रैंकिंग में चीन पहले स्थान पर रहा है, जहां 25 मिलियन जीएसएम से अधिक लीड प्रमाणित क्षेत्र था। कनाडा दूसरे स्थान पर रहा है, जिसमें 10 मिलियन जीएसएम प्रमाणित था। तो फर्स्ट पर चीन है, ठीक है, और सेकेंड पर कनाडा है, ये याद रखिएगा।
भारत का स्थान क्या है? तीसरा है। भारत 8.50 मिलियन जीएसएम के साथ तीसरे स्थान पर रहा है, जिससे यह साबित होता है कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में हरित निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हरित निर्माण में भारत का भविष्य जो है क्या रहा है, तो भारत ने हाल के वर्षों में लीड प्रमाणित क्षेत्रों में लगातार वृद्धि दर्ज की है। 2023 में भारत तीसरे स्थान पर था 7.28 मिलियन जीएसएम 48 परियोजनाओं के साथ। 2022 में भारत दूसरे स्थान पर था 10.47 मिलियन जीएसएम के साथ। ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इंक जो है दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व के प्रबंधन निदेशक गोपाल कृष्णन पद्मनाभन ने भारत की इस प्रगति को संयुक्त राष्ट्र के 2030 सतत विकास लक्ष्यों की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। तो सतत विकास लक्ष्य जो है कब अपनाया गया था? यूएन द्वारा 2015 में, ठीक है। और ये ब्रटलैंड कमीशन द्वारा जो है रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी 1987 में, आवर कॉमन फ्यूचर नाम से। इसी के आधार पर जो है 2015 में एसडीजी लाया गया था, सतत विकास लक्ष्य लाए गए थे, जिसमें 17 गोल निर्धारित किए गए हैं। तो ये 2030 तक प्राप्त करना है, तो इसमें ये मदद करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए किसने ऑक्सीजन का निर्माण किया है? तो यहाँ पर चीन ने किया है। चलिए व्याख्या को देखें। तो चीन जो है अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन बनाने के लिए केवल कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और बिजली का उपयोग करता है। एकमात्र ऐसा वातावरण जहां रॉकेट ईंधन जो है पानी से अधिक मूल्यवान हो सकता है वह है अंतरिक्ष। पिछले महीने चीन मानवयुक्त अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की कि चल रहे सेनझोउ 19 मिशन, तो ये चीन का है, सेनझोउ 19 मिशन पर ताइकोनाट्स चीनी अंतरिक्ष यात्री ने रॉकेट ईंधन के एक महत्वपूर्ण घटक एथिलीन और ऑक्सीजन का सफलतापूर्वक उत्पादन किया है, जैसा कि जलोपनिक की एक रिपोर्ट में उद्धृत किया गया है। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने प्रयोगों में उत्पन्न ऑक्सीजन और एथिलीन की मात्रा का खुलासा नहीं किया है। इसने केवल यह सत्यापित किया है कि कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया सफल रही। क्या सेमीकंडक्टर उत्प्रेरक नियमित संचालन में उपयोग किए जाते हैं और क्या अन्य एजेंसियां तुलनीय प्रणालियां बनाती हैं, यह उनकी प्रभावकारिता पर निर्भर करेगा। संसाधन प्रबंधन जो है दोनों कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका आने वाले 10 वर्षों में चंद्रमा पर चालक दल के मिशन भेजने का प्रयास कर रहे हैं। लंबी दूरी की अंतरिक्ष यात्रा के लिए विशेषज्ञों ने आमतौर पर निष्कर्ष निकाला है कि इलेक्ट्रोलिसिस बहुत ज़्यादा ऊर्जा गहन है। अगले प्रश्न की ओर देखें बढ़े तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। उत्तरी चिली में स्थित अटाकामा रेगिस्तान पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थानों में से एक है। चिली लिथियम की दृष्टि से समृद्ध देश है। तो यहाँ पर दोनों कथन हमारे सही हैं। अभी कल ही हमने चिली की बात बताई थी। चिली जो है लिथियम ट्रायंगल में आता है। चलिए इसकी व्याख्या को देखें। तो ये रहा अटाकामा मरुस्थल, उत्तरी चिली में अवस्थित है अटाकामा मरुस्थल। व्याख्या देखिए तो प्रसंग क्या रहा कि खगोल शास्त्री खतरे की घंटी बजा रहे हैं, क्योंकि एक बहुमूल्य आकाश अवलोकन स्थान पर नियोजित अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के कारण प्रकाश प्रदूषण के कारण जो है इस स्थान के प्रभावित होने का खतरा मंडरा रहा है। अब प्रकाश प्रदूषण क्या है? जब आवश्यकता से अधिक जो है आपके रूम में प्रकाश हो जाए, ठीक है, तो क्या होता है? प्रकाश प्रदूषण, जिसे हम आम भाषा में चौंध लगना कहते हैं, चौंध लग रहा है, ठीक है। तो ये प्रकाश प्रदूषण का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिकी कंपनी एईएस एनर्जी चिली में एक बड़ा अच्छा हाइड्रोजन विनिर्माण परिसर बनाना चाहती है, जो यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला ईएसओ के बहुत बड़े टेलीस्कोप ईएसओ वेरी लार्ज टेलीस्कोप के स्थल माउंट पैरानल के शिखर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। उत्तरी चिली के अटाकामा रेगिस्तान में 8740 फुट ऊंची जो है चोटी माउंट पैरानल पृथ्वी पर शहरी और औद्योगिक प्रकाश प्रदूषण से मुक्त अंतिम स्थानों में से एक है।
उत्तरी चिली में स्थित अटाकामा रेगिस्तान पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थानों में से एक है और इसका भौगोलिक, जलवायु और वैज्ञानिक महत्व बहुत अधिक है। स्थान की बात करें तो पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका प्रशांत तट के साथ एंडीज पर्वतमाला और चिली तटीय श्रृंखला के बीच अवस्थित है। जलवायु की बात करें तो एंडीज की वृष्टि छाया प्रभाव तथा हम्बोल्ट जलधारा और उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी बेल्ट के प्रभाव के कारण न्यूनतम वर्षा के साथ अति शुष्क जलवायु वहाँ पर बनी रहती है। तापमान की बात करें तो गर्म दिन और ठंडी रातों के साथ उच्च दैनिक तापमान भिन्नता होती है। इसके महत्व की बात करें तो इस रेगिस्तान में कई नमक के मैदान सालारे, अब ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, सालारे जो है नमक का मैदान है, कहाँ पर अवस्थित है? चिली में है। और उच्च ऊंचाई वाले लैगून हैं जैसे कि सालार डी अटाकामा जो लिथियम भंडार से समृद्ध है। सालार डी अटाकामा में विश्व स्तर का सबसे बड़े लिथियम भंडारों में से एक है जो इलेक्ट्रिक वाहनों में बैटरी उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। अटाकामा रेगिस्तान खनिज संसाधनों विशेष रूप से तांबे लिथियम से समृद्ध है। चिली विश्व में इन दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तांबा और लिथियम की बात कर रहा है, तांबा और लिथियम में सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो चिली है पूरे विश्व में। यह अद्वितीय सूक्ष्म जीव का घर है जिसका अध्ययन मंगल ग्रह की स्थितियों से समानता के लिए किया गया है। अपने साफ आसमान, कम आर्द्रता और अधिक ऊंचाई के कारण यह खगोलीय प्रेक्षणों के लिए आदर्श है। यहाँ यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला और ALMA अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे जैसी विश्व स्तरीय वेधशालाएं भी स्थापित हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को चैंपियंस ट्रॉफी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो यहाँ पर जो है शिखर धवन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इनके साथ ही अन्य 3 खिलाड़ियों को भी बनाया गया है। तो चलिए देखें, ICC ने शिखर धवन को चुना है अपना राजदूत। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी शिखर धवन को ICC पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के 4 राजदूतों में से एक नियुक्त किया है। शिखर धवन ने 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी के विजेता भारतीय टीम में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया था और अब वह इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के अन्य राजदूत की बात करें तो पाकिस्तान के सरफराज अहमद, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के शेन वाटसन और न्यूजीलैंड के टीम साउथी जो है शामिल हुए हैं। टूर्नामेंट की मेजबानी और स्थान की बात करें तो 19 फरवरी से 9 मार्च के बीच में आयोजित होगा और मेजबानी कौन करेगा? तो पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा सह मेजबानी की जाएगी। पाकिस्तान को शुरू में पूरी मेजबानी दी गई थी, लेकिन भारतीय टीम के पाकिस्तान दौरे पर जाने से इनकार करने के कारण भारत के मैचों को UAE में स्थानांतरित किया गया है। यानी भारतीय टीम ने जब 2008 का जो मुंबई हमला हुआ था उसी के बाद से जो है भारत ने घोषणा किया था BCCI ने कि जो है हम जो है पाकिस्तान में जाकर के मैच नहीं खेलेंगे। क्रिकेट की बात हो रही है। तो इसी को देखते हुए जो है जो पाकिस्तान में आयोजित थे मैच होने वाले थे, प्रस्तावित थे भारत के, वो अब जो है दुबई में स्थानांतरित कर गए हैं। भारत के सभी ग्रुप मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। फाइनल जो है अगर भारत क्वालिफाई करता है तो दुबई में, नहीं तो पाकिस्तान के लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो पाकिस्तान में मैच का स्थान क्या रहेगा? तो लाहौर, कराची, रावलपिंडी में मैच खेले जाएंगे। सेमीफाइनल कहाँ होगा? लाहौर में होगा। फाइनल कहाँ होगा? अगर भारत क्वालिफाई नहीं करता है तो यह लाहौर में खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भाग लेने वाली कुल टीमें जो है 8 हैं, जिसमें 2 ग्रुप बनाए गए हैं, ग्रुप A और ग्रुप B। ग्रुप A में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, भारत और बांग्लादेश है। ग्रुप B में दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो पाकिस्तान को मेजबान देश है, इसलिए उसे सीधे प्रवेश मिल गया है। बांग्लादेश को आखिरी टीम के रूप में प्रवेश मिला है क्योंकि मेजबान पाकिस्तान पहले ही क्वालिफाई कर चुका था। सेमीफाइनल जो होगा, प्रत्येक ग्रुप से 2 शीर्ष टीमें जो है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। चलिए वहीं चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लें तो शुरुआत जो है 1998 में ICC द्वारा विल्स इंटरनेशनल कप के रूप में किया गया था। 2000 में इसे ICC नॉकआउट ट्रॉफी और 2002 में इसका नाम बदल करके चैंपियंस ट्रॉफी कर दिया गया। इसके उद्देश्य की बात करें तो इस ट्रॉफी का उद्देश्य क्रिकेट को गैर टेस्ट देशों में लोकप्रिय बनाना था। ऑस्ट्रेलिया और भारत ने 2-2 बार इस ट्रॉफी को जीता भी है।
अगला प्रश्न देखें तो बिलियर्ड्स और स्कूनर फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में अवस्थित है। चलिए इसकी व्याख्या को देखें तो पंकज आडवाणी ने 21वीं बिलियर्ड्स और स्कूनर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 में अपना 36वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और 10वां स्कूनर खिताब जीता है। यह चैंपियनशिप मध्य प्रदेश के इंदौर में जनवरी से 16 फरवरी 2025 तक आयोजित की गई है। यह चैंपियनशिप बिलियर्ड्स एंड स्कूनर फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित की गई थी और मध्य प्रदेश बिलियर्ड्स एंड स्कूनर एसोसिएशन ने इसकी मेजबानी की थी। एशियाई और विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई जो है, इस चैंपियनशिप को एशियाई और विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई प्रतियोगिता माना जाता है। एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप 15 से 21 फरवरी 2025 तक दोहा कतर में आयोजित होगी, जिसमें पंकज आडवाणी और ब्रिजेश दमानी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। पंकज आडवाणी ने पहले 2019 में और 2021 में एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप जीती थी। बिलियर्ड्स और स्कूनर फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु कर्नाटका में है और अध्यक्ष जो है एस बाला सुब्रमण्यम जी हैं। यह भारत में बिलियर्ड्स, स्कूनर और पूल खेलों का शासी निकाय है। चलिए अगला प्रश्न देखें तो ITER परियोजना का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध जो है किससे है? फ्रांस से है। चलिए व्याख्या देखें तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है जिसका उद्देश्य नाभिकीय संलयन के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित करना है। तो नाभिकीय संलयन क्या होता है? दो छोटे छोटे नाभिक जो है जब मिल करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो इसमें ऊर्जा मुक्त होती है, इसी को बोलते हैं नाभिक संलयन। अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन मानसिक रिएक्टर जो है मिनी सन मेगा प्रोजेक्ट जो है ITER के बारे में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी आधिकारिक यात्रा पर फ्रांस गए थे, जहां उनके साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी थे। इस यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने ITER अंतर्राष्ट्रीय थर्मो न्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों से मुलाकात की और इसके बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान उन्होंने ITER का दौरा भी किया, जो एक महत्वपूर्ण परमाणु संलयन परियोजनाएं हैं। ITER परियोजना क्या है? तो ITER एक बहुराष्ट्रीय परमाणु संलयन अनुसंधान परियोजना है। इसे पृथ्वी पर मिली सन की संज्ञा दी जाती है क्योंकि इसका उद्देश्य सूर्य की तरह ऊर्जा उत्पन्न करना है। यह परियोजना जो है दक्षिणी फ्रांस के कैडारेचे में बनाई जा रही है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य यह प्रदर्शित करना है कि संलयन ऊर्जा तकनीक और वैज्ञानिक दृष्टि से व्यवहारिक रूप से संभव है। संलयन ऊर्जा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूर्य अपनी ऊर्जा उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया में दो छोटे छोटे परमाणु नाभिक मिलकर के एक बड़ा नाभिक बनाते हैं और इस प्रतिक्रिया से बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ITER का लक्ष्य और उद्देश्य की बात करें तो ITER परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है कि यह सूर्य की सतह नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न कर सके। इसके लक्ष्य में प्लाज्मा द्वारा अवशोषित शक्ति के 10 गुना अधिक थर्मल आउटपुट पावर उत्पन्न करना शामिल है। तो नाभिकीय संलयन जो है वह प्रक्रिया है जिसमें दो छोटे परमाणु नाभिक मिलकर के एक बड़ा नाभिक बनाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। यह वही प्रक्रिया है जो सूर्य में होती है। तो नाभिकीय संलयन किस में होती है? सूर्य में होती है, जिससे सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह नाभिकीय विखंडन यानी फ्यूजन से अलग है क्योंकि इसमें जो है एक बड़ा नाभिक होता है और वो दो छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है और ऊर्जा रिलीज होती है। नाभिकीय संलयन का सिद्धांत जो है आइंस्टीन के द्रव्यमान और ऊर्जा तुल्यता E=mc², ये बहुत ही प्रसिद्ध है, पर आधारित है, जो बताता है कि मास और ऊर्जा के बीच एक गहरा संबंध है। यह सिद्धांत यह समझाता है कि नाभिकीय संलयन में जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है वह उसके द्रव्यमान के कारण होती है। अब यहाँ पर E क्या है? रिलीज हुई ऊर्जा, और m क्या है? मास है, और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, और इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। चलिए, आइंस्टीन रिंग भी जो है उन्हीं के नाम पर पड़ा है। तो एक खगोलीय घटना है, कभी और चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल के लिए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल सदन की शुरुआत की? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो किसने की है? उड़ीसा ने शुरुआत की है।
चलिए इसकी व्याख्या को देखें तो हाल ही में उड़ीसा सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अपनी विधानसभा को पेपरलेस बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उड़ीसा ने डिजिटल सदन की शुरुआत की है, जो राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन परियोजना का हिस्सा है। यह पहल विधानसभा में कागज के उपयोग को कम करने और विविध प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ाने में के लिए शुरू की गई है और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भी ये कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि जो पेपर निर्माण होता है बहुत सारे वन उत्पाद से ही बनाए जाते हैं। तो जब पेपर का बचत होगा तो जलवायु परिवर्तन पर भी जो है प्रभाव पड़ेगा। मुख्य बात देख लें तो क्या है, उड़ीसा विधानसभा का डिजिटल बदलाव जो है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जो है ने उड़ीसा विधानसभा में डिजिटल सदन का उद्घाटन किया। तो किसने उद्घाटन किया? उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने। यह डिजिटल प्रणाली के तहत विधायकों को टैबलेट प्रदान किए गए हैं ताकि वे दस्तावेजों और अन्य जानकारी को डिजिटल रूप में प्राप्त कर सकें। अब विधायकों को कागज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वे सभी काम डिजिटल माध्यम से करें। विधायकों को चुनने की योग्यता में जो है शैक्षणिक योग्यता का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। तो अब जो है ऐसा माना जाता है कि सभी लिटरेट हो चुके हैं और सभी लोग जो है टैबलेट का यूज कर सकते हैं। तो अब ये डिजिटल सदन का उद्घाटन किया है उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने। राष्ट्रीय विधान एप्लीकेशन परियोजना की बात करें तो यह परियोजना जो है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित की गई है और भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम मिशन का हिस्सा है। इसका उद्देश्य सभी विधानसभाओं को पेपरलेस बनाना है। इसके माध्यम से विधायकों को दस्तावेजों की डिजिटल खोज, प्रश्न पूछने की सुविधा, चर्चाओं में डिजिटल भागीदारी जैसे कार्यों में मदद मिलेगी, ठीक है। उड़ीसा का योगदान की बात करें तो उड़ीसा 17वां राज्य बन गया है जिसने इस प्रणाली को अपनाया है। इसके पहले 16 राज्य अपना चुके थे। उड़ीसा से पहले कुछ अन्य राज्यों ने भी ई विधान प्रणाली अपनाई है, जिसमें गुजरात, असम, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और कई अन्य राज्य भी शामिल हैं। चूँकि 17 राज्य हो गए ना। विधायी प्रक्रिया में पारदर्शिता, ठीक है, पेपरलेस होगा। पेपरलेस प्रणाली के माध्यम से विधायकों को जानकारी तक सरल पहुंच मिलेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। इससे जनता को भी जानकारी मिलना आसान होगा और कार्यप्रणाली में स्पष्टता आएगी। पर्यावरण संरक्षण होगा। कागज के उपयोग में कमी से पर्यावरण के संरक्षण में भी मदद मिलेगी, क्योंकि इससे पेड़ काटने की आवश्यकता कम होगी। इसके अलावा प्रिंटिंग और स्टोरिंग की लागत भी कम होगी। पहली बार पेपर बजट सत्र जो है उड़ीसा विधानसभा में आगामी 2025-26 के बजट सत्र में पहली बार पेपरलेस मोड में बजट पेश किया जाएगा, जो इस प्रणाली का और भी सशक्त प्रमाण है। राष्ट्रीय ई विधान आवेदन का उद्देश्य की बात करें तो यह परियोजना मुख्य उद्देश्य विधानसभाओं को डिजिटल बनाना है, ठीक है। इससे विधायकों को ऑनलाइन दस्तावेजीकरण की खोज करने, प्रश्न पूछने और इसके बीच जो है आपस में बेहतर संवाद करने के लिए लाया गया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज हमारा एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में कुछ नहीं है, क्योंकि समय कुछ ज़्यादा हो गया है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वीडियो के साथ जुड़ने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अन्य लोगों तक भी शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए।